So let's continue with the molecular speeds of gaseous molecules. So अभी हमने डिस्कस किया कि they have three types of speeds, most probable, average and third one is root mean square. So इन speeds की बात करने के बाद फिर बात आई मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने काम किया इनके मॉलिक्यूलर स्पीड्स के ऊपर कि कैसे अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अलग अलग स्पीड है। भी ऑब्वियसली एक चीज़ कॉमन है, तो इन्हीं मॉलिक्यूलर स्पीड्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलके। तो इनका जो मेन आइडिया था, तो वो मेन आइडिया यही था। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि अगर किसी कंटेनर में आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से बेटा, ठीक है, इनके कोलिशंस हो रखे हैं। कोलिशंस जब होते हैं तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उससे भी वो टकराएंगे, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में है। तो इस वजह से अगर हम देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी हो, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी अलग हो। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि ज़रूरी नहीं है सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी अलग हो। यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनकी स्पीड क्या हो, एक जैसी हो बेटा। जैसे सपोज करिए इसके अंदर हमने 50,000 गैसियस मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से, राइट। सो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 50,000। 50,000 में से हमने कहा कि 100 का स्पीड v1 है, लेट्स से 1000 का स्पीड v2 है, राइट। लेट्स से 1500 का स्पीड v3 है, राइट बेटा। ऐसे करके अगर हम देखें ये नंबर बढ़ता जा रहा है कि अलग अलग नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स का स्पीड अलग अलग है। बट आपने देखा v1 स्पीड वाले कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, v2 वाले भी कुछ हैं, v3 वाले भी कुछ हैं। तो इन्हीं एनालॉजी पे इन्होंने ये पॉइंट बताया कि भाई सबकी स्पीड ज़रूरी नहीं है सेम है, क्योंकि देखो सबकी सेम नहीं है, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी अलग हो। अब ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड तो v1 है, सबकी सेम है, 1000 की v2 है। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, मानी कुछ मॉलिक्यूल्स की इतनी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की इतनी है, सो यहाँ से इनको इन्होंने नाम दिया डेल्टा n। कुछ भी हो सकता है, मानी कि आउट ऑफ n ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स। सो अगर हम देखें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएगा बेटा, डेल्टा n बाय n। तो मतलब आउट ऑफ 50,000 100 की स्पीड v1 है, तो कितना फ्रैक्शन आ गया, 100 बाय 50,000। इनफैक्ट डेल्टा n क्या हो जाएगा इस केस में, 100 बाय 50,000, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 1000 बाय 50,000, कि 50,000 में से 1000 मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी है, और वो कितनी है v2। 50,000 में से 100 मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी है, और वो कितनी है बेटा, v1 है। तो इन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हुआ, जिनकी स्पीड एक जैसी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या किया, ये फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्पीड के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया इन्होंने। तो वो ग्राफ उनको पता चलता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो यहाँ पे हम यही इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीड्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कैसे बताया कि किस पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, कितने फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, टेम्परेचर का इन स्पीड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज इन अमंग मॉलिक्यूलर speeds only Maxwell distribution of molecular speeds। कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर स्पीड्स, तो वहाँ पे भी आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स में इन्होंने क्या प्लॉट किया था, व्हाट दे प्लॉटेड, they've considered a gaseous a gas put up in a container. Now let's say the gas is having total number of molecules is n, right? So in the gas total number of molecules are n, right beta। delta n क्या है, number of molecules having same speed,
मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्पीड और वेलोसिटी, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। तो जब इन्होंने फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला डेल्टा एन बाय एन, एंड व्हेन दे प्लॉटेड इट, प्लॉट इन्होंने ऐसे किया बेटा, दिस साइड दे हैव मॉलिक्यूलर स्पीड, राइट, लेट्स से मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट, and this side they are having friction of molecules, means delta n by n, friction of molecules, right? तो this will be unitless quantity, जैसे 100 molecules divided by 50,000 molecules, तो unitless हो गया। so ये जो distribution curve इनको मिला, it was like this, देखिए इनका ये कर्व इस तरीके से था बेटा, ऐसे था, ठीक है। तो अगर हम इस कर्व को देखते हैं, इस कर्व में देखो क्या है, यहाँ पे इस एक्सेस में आपका स्पीड है, मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्पीड बढ़ता है, और टॉप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है। सो व्हाट दे फाउंड, अब आप देखिए इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहाँ पे स्पीड कम है, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, धीरे धीरे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, इनिशियली फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, और उसके बाद देखो फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये वाला फ्रिक्शन है इस पर्टिकुलर स्पीड पे, इस पे ये वाला है, इस पे ये वाला है, इस पे ये वाला है, एंड सो ऑन, राइट। बीच में जाके जहाँ पे ये हाईएस्ट फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये इनका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, किसका, मॉलिक्यूलर स्पीड्स का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, मेन पॉइंट्स जो इसके हैं इस कर्व के, वो मेन पॉइंट्स क्या हैं बेटा, देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड्स एंड वेरी हाई स्पीड्स इज़ वेरी स्मॉल, छोटा नंबर है वो, जिनकी स्पीड कम है और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है उनका फ्रिक्शन बड़ा कम है। देखिए इस स्पीड की रेंज के, इसके देखिए ये है फ्रिक्शन और इधर ये है फ्रिक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा, इनिशियली जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट, जिस स्पीड पे मैक्सिमम पार्टिकल्स की स्पीड ये होगी, और ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिस वॉज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम पार्टिकल्स की ये जो स्पीड होगी इसको बोला जाएगा वी मोस्ट प्रोबेबल। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सिंपल सी बात है बेटा। पहला पॉइंट क्या हो गया, जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है या ज़्यादा है उनका फ्रिक्शन बहुत कम है। दूसरा, इनिशियली जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है इनिशियली फ्रिक्शन बढ़ता है, उसके बाद कम होता है। थर्ड पॉइंट, जिस स्पीड पे मैक्सिमम पार्टिकल जिस स्पीड को ऑक्यूपाई पजेस करते हैं उस स्पीड को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग very low and very high speed is very small, बहुत कम है, राइट। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो जहाँ स्पीड कम है, जहाँ स्पीड क्या है बेटा, कम है, और जहाँ स्पीड ज़्यादा है, दोनों ही जगह फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहा इन्होंने, एज स्पीड इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। मैं फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह डेल्टा एन बाई एन लिख रही हूँ बेटा, इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा, रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू, डेल्टा एन बाई एन के तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, एंड देन इट डिक्रीजेस। उसके बाद देखो ये क्या हो गया है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा,
थर्ड पॉइंट ये है कि द स्पीड possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो थर्ड पॉइंट इज द स्पीड possessed by maximum number of molecules at a constant temperature is called V most probable और most probable speed. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसको. That is called most probable स्पीड. राइट बेटा. सो ये इस कर्व के मेन पॉइंट्स हैं. सिंपल सा कर्व है. मैक्सवेल ने उन्हीं फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्पीड के साथ प्लॉट किया है और ये इसके मेन पॉइंट्स हैं. अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस कर्व, कि इस कर्व पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा. So this is Maxwell distribution curve of molecular speed. Now the next point is कि अगर देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, लेट्स से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, वो हमें बताना है इस केस में. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, क्या फ़र्क पड़ेगा. ये प्लॉट आप माइंड में रखिएगा. देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स. क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं बेटा एक बार. So again same thing, this side we are having friction of molecules delta n by n, right beta, and this side we are having molecular speed. Okay, so let's see what will be the effect of temperature. So पहला हमने ग्राफ ड्रॉ किया, let's say at a temperature T1. मान लीजिए ये पूरा एक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे ये ग्राफ है, ठीक है. अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, let's say at a temperature T2. दूसरा ग्राफ किस पे बेटा, एट ए टेम्परेचर T2. T2 टेम्परेचर पे हमारा सेकेंड ग्राफ है. सो आप समझ गए होंगे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ा होगा. वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1. T2 इज ग्रेटर देन T1. T1 से ज़्यादा है T2. अब देखो यहाँ से अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, पहली चीज़ इसका मोस्ट प्रोबेबल क्या है, V मोस्ट प्रोबेबल. This is V most probable. V most probable. इसका V most probable क्या है बेटा, This will be. अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ये यहीं कट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी इसको कट कर सकता है. Let's say this is V most probable. ये इसका हो गया V most probable. तो देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा है. अगर हम देखें कौन सा V मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा है, ये लेट्स से V डैश है. सो V मोस्ट प्रोबेबल जो ये वाला है, दिस इज स्मॉलर देन, ये किससे कम है बेटा, V डैश मोस्ट प्रोबेबल, इससे कम है ये वाला. क्लियर हुआ. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, पहली चीज़ V मोस्ट प्रोबेबल हैज़ इंक्रीज्ड, और हमने ये रिलेशन भी देखा था, V मोस्ट प्रोबेबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. हमें पता ही है कि फॉर्मूला V मोस्ट प्रोबेबल का क्या है, अंडर रूट 2 RT बाई M. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. सो पहली चीज़ अगर हम देखें, पहला फीचर तो इनका अगर हम देखें सेम है कि जिनकी स्पीड कम है और जिनकी स्पीड ज़्यादा वो फ्रिक्शन कम है. सेकेंड पॉइंट इनका क्या है कि पहले ये बढ़ेगा फिर ये कम होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है, वो फ्रिक्शन या V मोस्ट प्रोबेबल टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है, देखो हाई स्पीड का अगर हम देखें, T1 टेम्परेचर पे इतना मॉलिक्यूल्स की हाई स्पीड है, दिस इज द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. और अगर हम T2 पे देखें तो कितना है बेटा, इतना है. अगर हम T2 पे देखें तो इतना फ्रिक्शन है, तो ज़्यादा किस पे रहा, T2 पे. सो इसके जो मेन पॉइंट्स आते हैं, पहली चीज़ तो फर्स्ट पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड
इंक्रीजेस। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो रही है, वैसे भी हमें पता है V most probable is directly proportional to under root temperature because V most probable is under root 2 RT by M, राइट बेटा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, देखो इसका मोस्ट प्रोबेबल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं और इसके मोस्ट प्रोबेबल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टा n by n मीन्स फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। यहाँ पे इतना था, लेट्स से ये है 1000 और ये कितना आ गया है बेटा, मतलब डिवाइडेड बाय n है तो ऑब्वियसली कम होगा 1 से, तो लेट्स से दिस इज 0.7, तो ये कितना होगा 0.56, सो ये 0.7 है लेट्स से, और ये कितना इससे कम है 0.56, तो T2 टेम्परेचर पे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.56 है और T1 पे 0.7 है, तो डिक्रीज हो गया। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, ये भी बताना पड़ेगा, हैविंग और पजेस V मोस्ट प्रोबेबल डिक्रीजेस। जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिक्रीज, लेकिन जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है वो फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज। थर्ड पॉइंट क्या आ गया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई स्पीड इंक्रीजेस। जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड हाई होगी उनका फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, राइट। बहुत सिंपल सा कर्व है ये कर्व। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है, फर्स्ट यू लुक एट दिस कर्व, और कर्व को लेबल करना भी अगर पूछा जाए तो यू शुड बी दिस वो मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल। जैसे टेम्परेचर बढ़ा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ी है, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटा है, और वो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वो बड़ा है। दीज आर जस्ट 3 वेरी कॉमन इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में हम यही फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे पहले ही नोट करके रखे हैं ताकि आपको ये याद रहे, बार बार इन पे नज़र पड़े, सो यू कैन रिमेंबर देम। द मॉलिक्यूलर स्पीड्स मोस्ट प्रोबेबल इज दिस, एवरेज इज दिस एंड RMS इज दिस। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 इज यू आर हैविंग 6 मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा, 6 मॉलिक्यूल्स है, और उन 6 मॉलिक्यूल्स की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है उनका मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड। लेट्स से स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, 20, 25, 10, 15, 30, 5 हो गया है, एंड नेक्स्ट वन इज लेट्स से, इसको मैं 5 ही कर देती हूँ। लेट्स से गैस इज हैविंग 5 मॉलिक्यूल्स विद दीज स्पीड्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, सबकी यूनिट सेम है। सो आपको क्या डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट V एवरेज एंड V RMS, राइट, ये आपको डिटरमाइन करना है। सो देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड है 20, सेकेंड की 25, 10, 15, 30, ये इनकी स्पीड्स हैं। सो अगर हम देखें V एवरेज क्या होता है बेटा, सारे स्पीड्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले का 20, फिर 25, फिर 10, फिर 15, फिर 30, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 5। एवरेज में यही करते हैं, टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे देखो, अगर ऐसे होता है कि 5 मॉलिक्यूल है जिसकी 20 स्पीड है, 4 है जिसकी 25, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते। अब देखते हैं ये कितना आता है, 45, 90 एंड 100। दिस कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाई 5, सो 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे इतना जल्दी हो गया, 20 + 25 45, और 15 + 30 इज ऑल्सो 45, 45 + 45 90 + 10 100 हो गया है, ठीक है। अब V RMS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो RMS पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद मीन, उसके बाद रूट।
स्क्वायर का मतलब हुआ 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, पहले स्क्वायर, उसके बाद मीन का मतलब एवरेज डिवाइडेड बाय 5, और फिर उसका लेना है हमें अंडर रूट। बन गया VRMS, बहुत सिंपल है। सो देखो 20 का स्क्वायर आ गया 400 प्लस 25 625 1000 प्लस 15 का कितना आ जाएगा बेटा 225 प्लस 30 का कितना आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 5, और पूरे का पावर हमने कितना कर दिया है 1/2, रूट लेना है हमें। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। 900 प्लस 100 1000 हो गया है बेटा, 1000 प्लस 400 1000 प्लस 400 1400। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 to 8 8 प्लस 20 850 400, तो ये आ जाता है आपका 2250। 850 को 1400 में ऐड करेंगे तो 2250 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। इस पूरे का हमें क्या लेना है अंडर रूट। ठीक है, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है 450 का स्क्वायर रूट। हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 450 अगर हमें डिटरमाइन करना है, वी कैन इजीली गो फॉर इट। जैसे 20 का स्क्वायर आता है 400, ठीक है, 21 का अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 441, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 21 पॉइंट समथिंग। दैट विल बी द दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ these gaseous molecules। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स इन पे बेस सॉल्व करते हैं।